हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये जो लेक्चर है हमारा आरआरबी का, ये लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर और कराए हैं और उनके साथ साथ हमने सब्जेक्ट वाइज भी लेक्चर कराए हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उस तरह के ही प्रश्न बनते हैं और पीवाईक्यू बेस्ड है कि किस तरह से रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम भी अब नज़दीक आ गए हैं क्योंकि दिसंबर में सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो ये आप एनटीपीसी या एएलपी, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन और ग्रुप डी, तो रेलवे के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं कि किस तरह का हम कंटेंट कराते हैं। और मेन है, आप कहीं से भी पढ़ें लेकिन आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू रिवीजन करते रहें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, उनको बार बार रिवाइज करें। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो जो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है जिंदगाड़ा। तो ये कौन से घाट की है? ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट। अब ये कितनी ऊंची है? तो ये है आपकी 1690 मीटर ऊंची है। और ये कहां पर है? ये है अराकू वैली में, अराकू वैली में है। और जो अराकू वैली है ये कहां पर है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है ये। तो ईस्टर्न घाट में है और 1690 मीटर लंबी है, अराकू वैली में है, आंध्र प्रदेश। तो मेन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जिंदगाड़ा किस राज्य में है? जो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है वो किस राज्य में? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करते हैं कि ईस्टर्न घाट की, थोड़ा यहाँ बात हुई है। तो ईस्टर्न घाट, तो जो ईस्टर्न घाट है मेनली ये 4 स्टेट में आता है, मेनली 4 राज्यों में है। तो जो 4 राज्य हैं आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और आपका तमिलनाडु है। तो ये इन चारों राज्यों में आता है ईस्टर्न घाट। अब जो नीलगिरी है आपका, तो ये कहाँ है? आपका जो नीलगिरी है ये आपका वेस्टर्न घाट में आता है, वेस्टर्न घाट। और जो नीलगिरी है ये आपका 3 राज्यों में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, केरला में है और आपका कर्नाटक में है, कर्नाटका। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो इन तीनों में से एक दिया हो और पूछ ले कि नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु दे दिया हो या केरला दे दिया हो या कर्नाटका, तो इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे। और जो अन्नाई मुड्डी है ये आपका कहाँ है? केरल में है। तो अन्नाई मुड्डी कहाँ है? केरल में। और जो आपका महेंद्रगिरी है, तो जो महेंद्रगिरी है तो ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा ईस्टर्न घाट में आता है, तो ये कहाँ है? ईस्टर्न घाट में। ये आपका वेस्टर्न घाट में, ये भी आपका वेस्टर्न घाट में। ये जो दो हैं ये आपके वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट। ये आपके ईस्टर्न घाट में है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है in the schedule of the Indian Constitution, the provision of the distribution of the power between the center and the state। जो पावर और सेंटर और स्टेट की जो पावर है वो कौन सी सूची में आती है? तो ये आपकी जो 7वीं सूची है तो ये इसमें आती है, सेंट्रल की जो पावर है। तो इसमें 3 लिस्टें हैं।
तो जो 3 लिस्टें हैं, तो कॉनकरेंट लिस्ट है, कॉनकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉनकरेंट लिस्ट है, और आपकी स्टेट लिस्ट है, और आपकी तीसरी कौन सी है, यूनियन लिस्ट है। तो ये 3 लिस्ट आते हैं इसमें, यूनियन लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं। अब हम बात करते हैं जो 5th शेड्यूल है, तो उसमें क्या आता है। जो 5th शेड्यूल है आपका, इसमें जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आता है, जो ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरियाज में होता है, जैसे प्रोविजन related to the administration। तो एससी और जो ट्राइबल एरिया से प्रोविजन रिलेटेड आता है इसमें। और जो 10th शेड्यूल है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और जो आपका 6th शेड्यूल है, तो इसमें आता है आपका प्रोविजन रिलेटेड टू द, देखिए 5th में आता है आपका एससी और ट्राइबल एरिया से, यहां आता है ओनली ट्राइबल एरिया से प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो जो ट्राइबल एरियाज में भी मतलब 4 स्टेट हैं, उनमें आता है। तो जैसे 4 स्टेट आपका असम है, ईस्टर्न स्टेट है, ये असम है, आपका मेघालय है, और त्रिपुरा है, और आपका मिजोरम है। तो ये 6 शेड्यूल में आते हैं आपके। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो यहाँ थोड़ा हम जो पहला शेड्यूल है, थोड़ा उसके बारे में भी हम जानते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है, तो इसमें क्या आता है आपका जो नेम ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आर्टिकल, ये आपके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। और जो आपका सेकंड शेड्यूल है, ये आपका इसमें आता है प्रोविजन रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स और अलाउंस और जो प्रिविलेजेस, मतलब अलाउंस और जो प्रिविलेजेस हैं, अधिकार हैं, तो ये आते हैं। तो ये किन किन के आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, बीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं, और जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो उनके लिए ये मतलब प्रिविलेज और एमोल्यूमेंट्स आते हैं। और जो आपका थर्ड शेड्यूल है, जो तीसरा थर्ड शेड्यूल में आपका ओथ और एफ्रीमेशन आता है, ओथ एंड एफ्रीमेशन। तो जो शपथ आती है और उपस्थिति आती है, तो ये कौन सी में आता है, थर्ड में। और जो आपका फोर्थ शेड्यूल है, इसमें फोर्थ शेड्यूल अलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा। तो जो राज्यसभा में सीट अलोकेट की जाती हैं, राज्यसभा में सीट अलोकेट की जाती हैं, तो ये कौन सी में आता है, फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ हमने आपका बता दिया, सिक्स्थ भी बताया था, सेवंथ भी बताया था। लेकिन जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में आपका लैंग्वेज आते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 14 लैंग्वेज थी, लेकिन प्रेजेंटली अभी 22 लैंग्वेज हैं। और
आपका जो हमने 10th बता दिया, और जो आपका 11वां है, 11वां शेड्यूल है, ये पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से। और जो 12वां शेड्यूल है ये आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द क्लोरीथीन। जो क्लोरीथीन है उसका कॉमन नेम क्या है, वो है इथाइल क्लोराइड। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है इसका वो है CH3CH2Cl। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है व्हाट वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट बिटवीन। जो कन्नौज का युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया था। तो जो कन्नौज का युद्ध था मुगल और शेरशाह, जो शेरशाह सूरी था उसके द्वारा लड़ा गया था। मुगल में भी हुमायूं था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और कब हुआ था, 17 मई 1540 को। तो ये युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। अब जैसे आपसे यहाँ पूछ सकता है कि पानीपत की जो 3 लड़ाई थी वो कब कब हुई। तो आपको याद होना चाहिए 1526 में थी, 1556 था और 1761 था। तो डायरेक्टली एक प्रश्न आता है कि पानीपत की जो सेकंड लड़ाई थी वो कब लड़ी गई, और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी कब लड़ी गई। और जैसे आपका बैटल ऑफ तराइन है और बैटल ऑफ चौसा है, तो ये भी, और खानवा का युद्ध है। तो ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक बार मतलब फेरें जरूर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है स्विस कैनल कंबाइन। तो जो स्विस कैनल है ये मतलब किस किस के बीच, मतलब किस किस को कंबाइन करती है, मिलाती है। तो ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है, मेडिटेरियन सी और रेड सी। थोड़ा हम इसके बारे में भी जानते हैं। जो मेडिटेरियन सी है तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका मेडिटेरियन सी है। तो ये अफ्रीका है आपका और ये यूरोप है। तो जो मेडिटेरियन सी है अफ्रीका और यूरोप के मतलब बीच में आता है। इस तरह से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। और जो रेड सी है ये अफ्रीका और एशिया के बीच में आता है। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और स्विस कैनल कहाँ है, यहाँ पर है। जो स्विस कैनल है तो ये इनको जोड़ते हैं। और देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अरेबियन सी कहाँ है। तो ये पर्शियन गल्फ है। और जो कैस्पियन सी है ये आपका यहाँ है, एशिया में है। और देखिए जो नॉर्थ सी है यूरोप में है, बाल्टिक सी भी यूरोप में है, इंग्लिश चैनल भी यूरोप में है। अब आपसे पूछ सकता है कि साउथ चाइना सी किधर है। तो ये जो म्यांमार है ये यहाँ चाइना है पूरा, तो इधर है ये ईस्ट चाइना सी है। और जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, और ये कैरिबियन सी साउथ अमेरिका के ऊपर है। तो इस तरह से ये प्रश्न बन सकते हैं कि, और देखिए तो ये आपके 7 कंटिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो इस तरह से भी। और देखिए एक प्रश्न यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि जो इक्वेटर है, ये वाला जो इक्वेटर है ये मतलब कितने कंटिनेंटों से पास होता है। तो एक आपका साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, फिर ये अफ्रीका हो गया, और यहाँ आपका ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। तो ये एशिया में आता है, तो यहाँ से भी ये गुजरता है। और देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये भी ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है या ये साउथ अमेरिका से। तो मैप से आपको मतलब क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नोन एज द मोहिनी डांस। तो ये मोहिनी डांस किस नृत्य की शैली है। तो जी ये है मोहिनी अट्टम। तो ये मोहिनी अट्टम की शैली है। और ये मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है, केरल का है। और
केरल का आपका कथकली भी है, कथकली भी है। और देखिए जो कथक है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। और जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु का है। और जो ओडिसी है ये आपका उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस हाउ मच द परसेंटेज ऑफ द वुमेन इन द टोटल एग्रीकल्चर लेबर। तो जो वुमेन्स का मतलब एग्रीकल्चर लेबर में भागीदारी है वो 54.1% के लगभग है। तो ये यहाँ पे 55%, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है 55%। अब 2011 की जनगणना की बात हुई है, सेंसस। तो सेंसस सबसे पहले स्टार्ट कब हुई इंडिया में? तो 1872 में हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। और जो कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअसली कब से हुई? 1881 से ये कंटिन्यूअसली जनगणना होने लगी। अब देखिए, अब ये पूछ सकता है आपसे कि ये मतलब कौन सी टोटल कौन सी जनगणना थी, मतलब 2011 की कौन सी मतलब कितने नंबर की जनगणना थी? तो ये 15 नंबर की जनसंख्या थी टोटल में। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिपेंडेंट इंडिया की, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो ये 7वीं जनगणना थी। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर पता नहीं किस तरह से मतलब क्वेश्चन घुमा दे, तो आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो मतलब सबसे साक्षर जो राज्य है, साक्षर, वो है केरल, केरल है। और जो सबसे कम साक्षर है, कम साक्षर, साक्षर जो राज्य है वो आपका बिहार है। तो ये भी मतलब प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षर राज्य। तो ज्यादा को तो सबको पता ही है, लेकिन कम वाला आप याद रखें कि बिहार है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम डिड नॉट ओरिजिनेट इन द एशिया कंटिनेंट। तो जो कबड्डी है ये आपका एशिया में ही है, मतलब इसका जो उत्पत्ति है एशिया में। लूडो भी एशिया में हुआ और चेस भी। जो फुटबॉल है, इसका जो फुटबॉल राइट आंसर फुटबॉल है। फुटबॉल ये आपका एशिया में नहीं हुआ। और देखिए फुटबॉल का मतलब एक फेमस मतलब फेमस वो है। तो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ होगा? ये 3 देश हैं आपके, वहां होगा 2026 का, कनाडा में, कनाडा और यूएसए और मैक्सिको। ये 3 कंट्री हैं, ये 3 कंट्री इसको ऑर्गेनाइज कराएंगी। और जो फीफा की जो मतलब फीफा की फुल फॉर्म जो है, फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल नेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और देखिए अब आपसे 2026 का पूछा है, क्योंकि ये हर 4 साल के अंतराल में होते हैं। और जो 2022 का था वो आपका कतर में हुआ था, इसका जो फाइनल था वो कतर में हुआ था। और इसका जो फाइनल है 19 जुलाई को फाइनल होगा ये। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, which of the committee recommended that the fundamental duties included in the constitution of India। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, FDs थी, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन एक कमेटी बनी जिसको हम स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम से जानते हैं। तो इसने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया जाना चाहिए। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से ली गई? पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो ये रसिया से ली गई थी। और मतलब इनको कब संविधान में अपनाया गया? कौन से
अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको संविधान में अपनाया गया था 1976 में। 1976 का जो मतलब चेंजेस हुए थे 1976 में संविधान में, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आर्टिकल 51 ए में आती हैं। और आपका मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ओरिजिनल जो थी 10 थी, जब 1976 में 10 थी, लेकिन 86 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो राइट टू एजुकेशन है 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। तो अब टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 हैं। तो इस तरह से भी आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं, तो आप इस तरह से भी याद रखें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या मतलब हमारी आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि हमने एसएससी के भी पेपर कराए हैं, रेलवे की हमारी आरआरबी की सीरीज चल रही है। आप कंटिन्यू करेंगे तो ये है कि आपके हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसा देंगे एग्जाम में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो आपके मतलब आपका कोई ना कोई जिगरी रहते हैं, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि इस तरह का कंटेंट शेयर करना ना भूलें। तो इसका जो प्रश्न है अगला, व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री है वो है आपकी रेड क्लिफ लाइन। तो थोड़ा रेड क्लिफ जो लाइन है उसको हम देखते हैं। तो देखिए ये आपकी क्या है, ये जो रेड है ये आपकी कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया के कितने स्टेट टच करते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट हैं आपके 1 2 3 4। तो ये आपका यहाँ लद्दाख भी बन गया है, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। तो आपके यहाँ 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट टच द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान वो है 5। तो यहाँ से देखें तो पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर है, फिर आपका लद्दाख है, फिर आपका देखिए यहाँ आपका पंजाब है, फिर आपका गुजरात है और फिर आपका राजस्थान है। और देखिए एक और यहाँ प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा मतलब लंबी बाउंड्री किस स्टेट के साथ है? तो राजस्थान स्टेट के साथ सबसे लंबी बाउंड्री है, सबसे लंबी बाउंड्री तो राजस्थान के साथ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। कंटिन्यू हमारी ये जो रेलवे की सीरीज है, जो आरआरबी की सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी। अपने सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।